चलिए जी, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ लेटेस्ट एकेडमी में। दोस्तों, कल हमने भूगोल पढ़ा था और आज भी हम भूगोल ही पढ़ेंगे। तो कल हमने अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा में भारत की स्थिति देखी, यानी कि ग्लोब में हमने भारत ये देखा कि भारत कहाँ पर है, किस जगह पे है, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं में भारत की क्या स्थिति या क्या पोजीशन है। ठीक है। और हमने साथ ही ये जाना कि जो देशांतर रेखाओं की मदद से जो मानक समय रेखा जो खींची जाती है उसमें भारत जो मेन लाइन है उससे कितना आगे है और कितने घंटे आगे है, और एक एक डिग्री में कितना घूमता है, और एक डिग्री बराबर कितने अक्षांश होते हैं, या ये मतलब एक डिग्री अक्षांश में कितने मिनट होते हैं, या फिर एक डिग्री देशांतर में कितने मिनट होते हैं। ठीक है, ये सब बात हम कल जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत। ठीक है, तो नोट करिएगा भारत के बारे में। तो भारत का जो विस्तार है वो धरास्थल यानी धरास्थल पर और समुद्री तट सब शामिल है। पर लेकिन हम मेन जो स्थल वाले जो क्षेत्र है हम उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले यह देख लिया जाए कि भारत का जो विस्तार वो कितने कितने प्रतिशत पे, क्योंकि आजकल प्रतिशत भी पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में। ठीक है, जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो पहला, ये कुल 4 बातों में बांटा गया। ठीक है, जो आप लिखेंगे अभी, यानी लिखूंगा मैं और आप याद करेंगे। पहला 10.7%। ठीक है, जो 10.7% है ये पूरा पर्वत आ जाता है। 10.6% यहाँ पहाड़ियाँ आ जाती हैं। जो 27.7% है यहाँ पूरा पठार आ जाता है। ये पठार का क्षेत्र हो जाता है। अब हम आगे बात करें तो जो 43% है जो कि हाईएस्ट है, और यहाँ पे पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा मैदान क्षेत्र पाया जाता है। तो कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि भारत में पर्वतों का विकास कितने प्रतिशत भाग में हुआ है। अरे, मैं तो यहाँ प्रतिशत लगाना ही भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी लगा देता हूँ यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा। और अगर पेपर में आपसे कभी प्रतिशत से संबंधित भूगोल में पूछ लिया जाए तो ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पर्वतीय मैदान कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। तो आप आराम से बता सकते हैं 10.7 यानी 10.7% भाग में पर्वत का विस्तार है। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का धरा तलीय विस्तार, धरातलीय विस्तार। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसको कुल 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में
बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 क्या कहता है? उत्तर के पर्वत 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 से का इलाका आता है। और हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है उत्तर का विशाल मैदान। क्या आता है? उत्तर में एक विशाल मैदान भी तो पाया जाता है, जो यमुना नदी से लेके जो गंगा की बेसन, मतलब गंगा के पूरा इलाके को घेरते हुए जो सीधे वहां ब्रह्मपुत्र या फिर बांग्लादेश तक पूरी जमीन जाती है, उसी को कहते हैं उत्तर के मैदान। और यहीं पे भावर, तराई जैसे चीजों के बारे में भी आप जानेंगे। भांगर हो गया, खादर हो गया, रे हो गया, डेल्टा हो गया, इन सब के बारे में आप इसी चीज में आप पढ़ेंगे, मतलब इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। द्वीपीय भारत, फिर उसके बाद तटीय भारत, और लास्ट में भारत भारतीय द्वीप। ठीक है। भारत का जो धरातलीय विस्तार है उसको कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला, उत्तर के पर्वतीय मैदान, फिर उत्तर के विशाल मैदान, तो मतलब उत्तर के पर्वत वाले क्षेत्र, फिर इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, और फिर उसके बाद प्राय प्रायद्वीप भारत, जहाँ पे दक्षिण वाले पूरे राज्य आ जाते हैं। और फिर उसके बाद बात करें तो तटीय मैदान, जहाँ गुजरात गुजरात केरला कर्नाटक तो ऐसे पाई जाता है, महाराष्ट्र, इन सब के, तमिलनाडु के कोने कोने वाले जो क्षेत्र है वो आ जाते हैं। और द्वीप की बात करें, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, ये भी सब इसमें शामिल है। अब चलते हैं आगे। ये भारत का ऊपरी ऊपरी हिस्सा हो गया है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या था? उत्तर का पर्वत क्षेत्र। उत्तर का पर्वत क्षेत्र। अब हम बात करें उत्तर का जो पर्वत क्षेत्र का जो विस्तार है, इसका विस्तार कभी कभी पूछ लेते हैं कि कितने किलोमीटर की दूरी पे है, या फिर कितना किलोमीटर उत्तर के मैदान का विस्तार हुआ है। तो जरा नोट करिएगा इस बात को, और नोट करिएगा या लिख लीजिएगा। देखिए जरा, मैं पॉइंट में लिखा रहा हूँ और आप इसको अच्छे से ही लिख लीजिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर इस तक इसका विस्तार है। 2500 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और यहाँ पे जो पर्वतें पाई जाती है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो जरा उसको भी लिखिएगा। जो पर्वतों की, ऐसे लिख लीजिएगा, पर्वत पर्वतों की औसत औसत ऊंचाई औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर। और इसका विस्तार कितना है?
इसका विस्तार भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका विस्तार है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और कभी कभी पूछ लेता है कि किसके और किसके बीच में है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर सिंधु, आप जरा ध्यान रखिएगा, जब हम बांध के बारे में पढ़ेंगे, जब हम बांधों के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक सिंध नदी भी है, एक सिंधु नदी भी है, ठीक है, जो जो कि अलग अलग बांध को कैरी करते हैं। ये कौन सा बांध कैरी करता है? निमो बाजवा बांध जो है ये सिंधु नदी पे, पर लेकिन जो एक मल्ला या फिर कोई और बांध है जो मुझे अभी याद नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे तो इसको मैं याद कर लूँगा उस समय, फिर आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो कभी कभी हमें सिंध और सिंधु में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, जो कि हमें काफ़ी विचलित कर देता है पेपर के समय पे, और हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि सिंध लिखा हुआ है कि सिंधु लिखा हुआ है। सिंधु नदी से लेकर सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो ये हमारा ऊंचा ऊंचा भाग हो गया, ठीक है। ये हमारा जब उत्तरी के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमारा ऊपरी ऊपरी भाग हो गया, जो कि इक्का दुक्का प्रश्न कभी कभी पेपर में भी इससे पूछ लिया जाता है, जो कि अगर आपको आएगा तो आपको एक कदम दूसरों से आगे रखेगा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, पर लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं पेपर की दृष्टि से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे पर्वत। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा नामी गिरामी पर्वत है वो है हिमालय। किसके बारे में जानेंगे? हिमालय के बारे में। हिमालय कभी कभी ऐसा लगता है कि हिमालय काफी बड़ा है, पर लेकिन इससे जो प्रश्न भी आते हैं वो भी काफी बड़े बड़े भी आते हैं। कभी छोटा भी आ जाता है, या कभी सीधा साधा प्रश्न पूछ लेता है, या कभी उल्टा सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, जो कि हमें आना अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसको कुल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला पार्ट कौन सा है? ट्रांस हिमालय। पहला पार्ट कौन सा है? ट्रांस हिमालय। यहाँ पर्वतों की औसत उम्र, मतलब औसत आयु, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, औसत ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर औसत ऊंचाई। 600 मीटर औसत ऊंचाई है। क्या लिख रहा हूँ मैं भी, तो 600 मीटर औसत ऊंचाई है। अब हम आगे बात करें। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय की बात करें तो इसकी औसत
कितनी है औसत ऊंचाई? 6100 मीटर है, यानी कि 100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब हम एक और बात करते हैं, लघु हिमालय की बात करें या मध्य हिमालय की बात करें। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय की बात करें तो इसकी कितनी है? 3000। 3000 औसत ऊंचाई है। कितनी है? 3000 औसत ऊंचाई है। अब हम लास्ट वाले की बात करें, लास्ट वाले की बात करें तो कितना है? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसकी कितनी है? 1000 से लेकर 2500 मीटर। कभी कभी हमसे ये पूछ लिया जाता है कि ट्रांस हिमालय में जो पर्वत पाए जाते हैं उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। अब तो आपको इसके आगे का कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप कॉपी में नोट करेंगे तो भूल जाएंगे, पर लेकिन अगर आप अपने दिमाग में याद कर लेंगे तो भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ट्रांस हिमालय का कितना है? 600 मीटर। बेहद हिमालय का कितना है? 100 मीटर। लघु हिमालय का कितना है? 3000 मीटर। और शिवालिक हिमालय का कितना है? 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? ट्रांस हिमालय। हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में, यूरेशिया। यूरेशिया प्लेट का भाग है। ये अति महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है। और सबसे अच्छी बात ये है, इसका ज्यादा विस्तार, ज्यादा विस्तार, इसका ज्यादा विस्तार कहाँ पे है? क्या बात कर रहे हो? इसका ज्यादा विस्तार तिब्बत वाले क्षेत्र में ज्यादा है। कौन से वाले क्षेत्र में ज्यादा है? तिब्बत। जो तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत क्षेत्र में है। ये ठीक है। और इसे हम इसे हम तीथे के नाम से भी जानते हैं। और अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट क्या कहता है? ये हो गया
वनस्पति का अभाव रहता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे किसका अभाव रहता है, वनस्पतियों का, या वनस्पति का अभाव रहता है। इसे तीसरे के भी नाम से जाना जाता है। सबसे अच्छी बात है, यूरेशिया प्लेट में ट्रांस हिमालय का भाग पड़ता है। और इसके आगे चलते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केटू। केटू, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 86,111 मीटर। केटू या इस हिमालय की सबसे सबसे ऊंची चोटी है, या इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है। अब हम आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा। आप भूगोल में कभी कभी नंबर और सामाजिक विज्ञान में कभी कभी नंबरों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि इतिहास में देख लीजिए, अगर आपसे साल पूछेगा तो फिर डेट भी पूछेगा, डेट के साथ महीना भी पूछ लेगा। आजकल ऐसे ऐसे दिन आ गए, साल तो ये बड़ी मुश्किल से याद होते थे, पर लेकिन अब डेट एक साथ सब कुछ याद करना पड़ रहा है। बड़ी समस्या है भैया। अब हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। अब ये तो पेपर वाले के ऊपर ही, कुछ पेपर वाले का कुछ मेहरबानी हो तो नंबरों का थोड़ा ध्यान रखा जाए। अभी ऐसा हुआ था कि मेरा एक दोस्त गया था पेपर देने। पेपर में एक मंदिर का सवाल आया। वो बंदा उसी मंदिर के बारे में पूरा पूरा का पूरा पढ़ के गया। ठीक है, वो पूरा उस मंदिर के बारे में पढ़ के गया, लेकिन वहां पे पेपर में क्या पूछ लिया? उस मंदिर की ऊंचाई कितनी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब केतु पर, मतलब जो ये पर्वत है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं कि सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी जान लीजिए कि उसकी ऊंचाई कितनी है। आप मुझे इसका एक और नाम बताइएगा। मैं आपके लिए सवाल छोड़ दे रहा हूँ। केतु का एक और नाम क्या है? क्या है ये बात? इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि केतु को और किस नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मेन पहाड़ियाँ पड़ती है, या फिर जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, पीर पंजाल हो गया, जस्कर हो गया, कैलाश हो गया। ठीक है, प्रमुख प्रमुख पहाड़ियाँ। काराकोरम, पीर पंजाल, जस्कर, कैलाश।
उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे एक और पहाड़ी है जिसके बारे में लिखना भूल गया, क्या कहते हैं, बीच में लिख रहा था, लास्ट में लिख देता हूँ, लद्दाख। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, कैलाश और लद्दाख। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके बारे में लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट पे पॉइंट लिखते जाइएगा। सियाचिन, पहले हेडिंग लिख देता हूँ, काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। इसमें क्या है, यहाँ पे सियाचिन, सियाचिन, अरे यार पेन काम नहीं कर रहा है, थोड़ा वेट करिएगा, मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ ये ठीक है। सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर, यही है ना। सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर, इसकी हाइट कितनी है, 72 किलोमीटर। अब इसके बाद भी एक आता है, इसके बारे में भी नोट कर लीजिए, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, BFO। कौन सा ग्लेशियर है, BFO ग्लेशियर है, नोट करिएगा। इसकी हाइट कितनी है, 63 किलोमीटर। कभी कभी पहला तो हमें पता होता है, लेकिन दूसरा पूछ लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा। पूछ लेगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है, तो मतलब किस, पहले पूछ लेगा किस हिमालय में पड़ता है, तो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। और फिर दूसरा पूछ ले किस ट्रांस हिमालय के किस किस पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, तो आप बता देंगे काराकोरम पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। वो हम आगे चलते हैं। अरे और लिखना था काराकोरम के बारे में। लिखिएगा काराकोरम, काराकोरम, जो काराकोरम है, या काराकोरम पमीर, आपने पमीर का नाम सुना होगा। पमीर के गांठ में मिलती है, पमीर के गांठ में मिलती है। और नोट करिएगा, या दक्षिण पूर्व जाते जाते, क्या है, दक्षिण पूर्व जाते जाते, दक्षिण पूर्व जाते जाते, इसको इसको किस नाम से जाना जाता है, कैलाश के नाम से जाना, किस नाम से जाना जाता है, कैलाश के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। कैलाश में अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। कैलाश, कैलाश दक्षिण पूर्व जाते जाते, और काराकोरम ये पश्चिम में भी पड़ता है, ये पश्चिमी क्षेत्र है।
लिखते नहीं बन रहा है, आप समझ जाइएगा। ये पश्चिमी क्षेत्र है। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और इसके आगे देखिएगा आप, इसका एक और पॉइंट देखिएगा काराकोरम के बारे में। काराकोरम, काराकोरम, जो काराकोरम है यह सिंधु नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, उस नदी का नाम क्या है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, श्योक नदी के मध्य जल विभाजित करती है। क्या करती है, जल विभाजित करती है। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, श्योक नदी के बीच में करती है। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट लिखिएगा। इसका जो सबसे मेन पॉइंट है ट्रांस हिमालय के बारे में, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं ऊपर लिख दूँ और हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये देखिएगा, ट्रांस हिमालय, लिखिएगा इसे, ट्रांस हिमालय और क्या नाम है उसका, बेहद, ट्रांस हिमालय और बेहद हिमालय के मध्य सीमा विभाजन, विभाजन, विभाजन किसके माध्यम से, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, चनाचर जॉन या हिंद रेखा के माध्यम से, हिंद रेखा के माध्यम से। आपको ये दोनों नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एक नाम दे देता है तो दूसरा नाम पूछ लेता है, या फिर आपको एक नाम पता हो दूसरा नाम ना पता हो तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है परीक्षा के समय। और परीक्षा के समय पे तो दिमाग वैसे भी काम नहीं करता है। चलिए, आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, थोड़ी गर्मी, वैसे लाइट है यहाँ इस समय, फैन ऑन नहीं है और काफ़ी धूप भी है। मैं इस समय दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अपनी परीक्षा में आने, मतलब परीक्षा के समय तक आपका पेपर, मतलब जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए सोशल विषय का और आपको कोई समस्या न पैदा हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो उसमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हमारे लिए भी कुछ कुछ अच्छा होगा। और हम आपके कुछ क्या, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और अच्छे से आपको पढ़ा पाएंगे और अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से, जिससे आपको कोई तकलीफ ना होने पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर, मतलब अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। जी धन्यवाद।